तो देखिए लगातार हमारा ई कॉन्क्लेव चल रहा है, तमाम राज्यों के बड़े बड़े दिग्गजों के साथ में हम चर्चा कर रहे हैं। फिलहाल हमारे साथ में हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष हैं ज्ञानचंद गुप्ता। ज्ञानचंद जी, स्वागत है आपका न्यूज़ वन इंडिया के ई कॉन्क्लेव पर। बहुत बहुत धन्यवाद सुधीर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और सकुशल आप लोग जनता के हित में कार्य भी कर पा रहे होंगे। हाँ, भगवान की कृपा से सब ठीक है। सभी का स्वास्थ्य भी ठीक है। अच्छा, और ये जी हाँ जी, हाँ जी। ज्ञानचंद जी, क्योंकि आप एक बार फिर से विधायक बने, दूसरी बार सत्ता में बीजेपी आई और इस बार आपको बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिली है, विधानसभा अध्यक्ष के तौर पर आप काम कर रहे हैं। विधानसभा अध्यक्ष के तौर पर काम करते हुए और उसमें एक और ये चैलेंज आना कोरोना के नाम का, इन चैलेंजेस के साथ में जीते हुए आपने अभी तक क्या कुछ सीखा है इन पिछले 2 महीनों में? देखिए, मैं समझता हूँ कि ये जो वैश्विक महामारी जिसका हम सब लोग सामना कर रहे हैं जी, आज इस महामारी के समय में आज हम सब की एक जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस महामारी को यहाँ से दूर करने के लिए, कोरोना भगाने के लिए जी, हम सबको मिलकर के काम करना होगा। सभी को राजनीतिक को दूर रख के, पार्टी हित को दूर रख के, देश हित में, राष्ट्र हित में और लोगों के हित में, जनहित में हम सबको मिलकर के मेहनत करनी होगी। और उसके लिए जो मैं समझता हूँ कि सरकार की तरफ से कदम उठाए जा रहे हैं, उन कदमों के साथ मिलकर के आज जो समस्याएं हमारे सामने आ रही हैं, जी, चाहे वो ये कोरोना से प्रभावित जो लोग हैं उनको लेकर के, या जैसे आज एक बहुत बड़ी समस्या जो प्रवासी मजदूरों की सामने आ रही है जी, लेकिन इसको समाधान के लिए हम सब लोग मिलकर के प्रयास कर रहे हैं। सरकार भी इसमें अपना पूरा प्रयास कर रही है और सामाजिक संस्थाएं, जिस प्रकार से सामाजिक संस्थाओं ने इस वैश्विक महामारी के खिलाफ अपने आप को तैयार किया है और जिस प्रकार से लोगों की सेवा में लगे रहे हैं जी, ये हमारे देश का एक कैरेक्टर रहा है कि जब भी कहीं हमारे ऊपर कोई मुसीबत आई है हम सब ने मिलकर के मुकाबला किया है और मुकाबले के बाद जो परिणाम आए हैं वो सुखद परिणाम आए हैं। और मुझे पूरी आशा है कि आज जिस प्रकार से हम सब लोग मिलकर के इस वैश्विक महामारी के खिलाफ लड़ रहे हैं जी, चाहे वो हमारे कोरोना के योद्धा हैं, चाहे हमारे जो डॉक्टर्स हैं, पुलिस के कर्मचारी हैं, सफाई कर्मचारी हैं या और अन्य लोग जो सेवा में लगे हुए हैं, मैं समझता हूं कि ऐसे लोगों का सम्मान करना हमारा कर्तव्य बनता है और उनके साथ जो उनकी जरूरत है उसको पूरा करना हमारा कर्तव्य बनता है। और साथ साथ जनता को इस महामारी के प्रति जागरूक करने की जो जरूरत है उसको लेकर भी हमें सजग रहने की जरूरत है और लोगों को भी सतर्क करने की जरूरत है। अच्छा ज्ञानचंद जी, इस कोरोना काल में बहुत सारे बदलाव हमने सभी के व्यवहार में देखे हैं। जैसे इस बार पुलिस की एक अलग तरह की छवि बनी, पॉजिटिव छवि, जिसमें लोगों ने पुलिस को नमस्कार करना शुरू कर दिया, पुलिस के ऊपर फूल बरसाने शुरू कर दिए। जबकि आमतौर पर सिर्फ पुलिस वालों के लिए लोगों के मुंह से गालियां निकलती थी और आमतौर पर लोग अच्छे शब्द नहीं बोला करते थे पुलिस वालों के लिए। अच्छा, मैं ये सवाल और ये बात इसलिए लेकर आई क्योंकि अभी हाल ही में खबर ये आई कि कुछ विधायक आपके अभी भी इस बात को लेकर आपसे शिकायत कर रहे थे कि अधिकारी फोन नहीं उठाते, और पिछली बार जब आपकी सत्ता आई थी तब भी कुछ इस तरह की शिकायतें थी, आज भी यही तरह की शिकायतें हैं। तो ये क्या मसला है? क्या वाकई अधिकारी विधायकों की अब भी बात नहीं सुनते हैं हरियाणा में? नहीं, देखिए, ऐसा नहीं है कि सभी अधिकारी इस प्रकार का बर्ताव करते हैं। कुछ अधिकारी जो मैं समझता हूं कि चुने हुए प्रतिनिधियों का मान सम्मान नहीं करते, वो बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि चुना हुआ प्रतिनिधि वो अपने क्षेत्र की, अपने जनता की बात करना चाहता है, उसकी दुख तकलीफ को दूर करने के लिए बात करना चाहता है। अगर उसके अंदर जिनकी जिम्मेवारी है उस समस्या के समाधान की, अगर वो जवाब नहीं देंगे, टेलीफोन पर जनप्रतिनिधियों के साथ बात नहीं करेंगे, तो मैं समझता हूं कि ये बिल्कुल ठीक नहीं है। और इसके बारे में कुछ हमारे विधायकों ने शिकायत भी की थी, तो मैंने उनसे कहा है कि आप अगर मुझे लिखित रूप में
इस प्रकार की कोई शिकायत भेजेंगे अच्छा, तो इसकी क्या वजह हो सकती है ज्ञानचंद जी? क्योंकि पिछली बार जब आप लोग सत्ता में आए थे तब ये कहा जाता था कि ये वो अधिकारी हैं जिनको मलाई मुंह लगी हुई है और इसलिए काम नहीं करना चाहते हैं, लेकिन हमारी सरकार क्योंकि भ्रष्टाचार के मामले में जीरो टॉलरेंस पर काम कर रही है, तो आज ना सही लेकिन धीरे धीरे लोग लाइन पर आएंगे। अब आप लोगों का ये दूसरा कार्यकाल शुरू हुआ, तो क्या ये अधिकारी अब तक लाइन पर नहीं आए, अब तक जनहित में कार्य नहीं करना चाहते हैं? ऐसी क्या वजह है जो ये अब भी जनप्रतिनिधियों की बात को सुनकर भी अनसुना कर देते हैं और कई दफा सुनना ही पसंद नहीं करते हैं? नहीं, देखिए, मैं समझता हूँ कि पूजा जी बहुत पुरानी, क्योंकि ये समस्या है, उनके जो मुंह को खून लगा हुआ है, वो कहीं ना कहीं जो चुना हुआ प्रतिनिधि है, जब वो इच्छा उनकी पूरी नहीं करने होने देता तो उनको उसका सामना करना पड़ता है। और जो चुना हुआ प्रतिनिधि है, मैं ये कहता हूं कि अगर कोई भी चुना हुआ प्रतिनिधि उनकी बात सुने, वो अगर कोई गलत काम कहता है ना करें, लेकिन जो जन समस्याओं के समाधान की बात है वो तो उनको सुननी पड़ेगी और उन समस्याओं का समाधान करना पड़ेगा। और जनप्रतिनिधि जो जनता ने चुन करके भेजा है, देखिए, हम जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं वो जनप्रतिनिधि हैं, और जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, संविधान के अंदर जो अधिकारियों की परिभाषा है वो जन सेवक की है, पब्लिक सर्वेंट की है। उनको एज जन सेवक बन करके सेवा की दृष्टि से काम करना चाहिए, ना कि बॉस बन करके अपने आप को अधिकारी समझ करके। तो उस तरीके का व्यवहार जो है, मैं समझता हूं उनको बदलना होगा। और उसके लिए मैंने जैसे पहले कहा कि हमारे जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, उनके मान और सम्मान की रक्षा के लिए, उनके मान सम्मान को बढ़ाने के लिए इस प्रकार की चीजें हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन तालमेल बिठाएंगे कैसे? क्योंकि इससे पहले भी इस तरह की ये लेटर लिखना, उनके खिलाफ में कंप्लेंट करना, ये सब तो पहले भी हो चुका है। ये मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि अब इस कोरोना काल में सरकार के साथ बहुत सारे नए चैलेंजेस हैं। जिस तरह से फंड कैसे रेज किया जाए, जिस तरह से अभी जो पलायन की स्थिति पैदा हुई है उस पर कैसे काबू पाया जाए, तीसरा ये कि इस वक्त रोजगार को लेकर जो समस्या पैदा होगी उससे कैसे पार पाया जाए। मतलब सरकार के सामने नई समस्याएं, नई चुनौतियां हैं, अभी इनसे पार पाए सरकार? क्योंकि मैं स्थिति को समझ पा रही हूं सरकार की, इस वक्त इतने बड़े और मुद्दे हैं, उसमें अगर ये लोग ढंग से काम नहीं करेंगे या यहाँ बेहतर तालमेल नहीं होगा तो ये लोग राहों में रोड़ा बनेंगे सरकार की। मैं इसलिए चाह रही हूँ कि कैसे फिर इस समस्या से निजात पाएगी सरकार? देखिए पूजा जी, मैं समझता हूँ कि ऐसे सभी अधिकारी नहीं है जो बात को सुनते नहीं है। तभी तकरीबन बहुत सारे अधिकारी सरकार के मुताबिक, जनता की इच्छा के मुताबिक, जनता की समस्याओं के समाधान में काम करते हैं। कुछ इक्का दुक्का लोग जो ऐसे हैं, उनको ये समझना चाहिए कि आज कोरोना काल के अंदर जब सरकार, पूरा देश कोरोना के खिलाफ लड़ रहा है, तो उनको भी अपनी जिम्मेवारी समझनी चाहिए और जिम्मेवारी को समझते हुए जन समस्याओं का समाधान करना चाहिए। अच्छा, हरियाणा में क्या बदलाव आप देख रहे हैं और आगे? क्योंकि हमेशा कहते हैं जब भी संकट की घड़ी आती है तो अपने साथ नए अवसर भी पैदा करती है, बस डिपेंड करता है कि आप उसे किस तरह से देख रहे हैं। और हरियाणा के लोग हमेशा से ही किसी भी परेशानी की घड़ी क्यों ना रही हो, उसमें से कुछ ना कुछ सकारात्मक ढूंढते हैं। ये हरियाणा की अपनी पहचान रही है। तो अभी ऐसे क्या कुछ बदलाव हरियाणा में आपने महसूस किए हैं और आगे आने वाले दिनों में ऐसी कौन से और अच्छी सकारात्मक चीजें हरियाणा में देखने को मिल सकती हैं आपके लिहाज से? देखिए पूजा जी, जिस प्रकार से आज हरियाणा प्रदेश के अंदर इस कोरोना के ऊपर काबू पाया गया है, जिस प्रकार से सरकार की तरफ से प्रयास किए गए हैं, मैं समझता हूं उसी का परिणाम है कि हालांकि केसेस कोरोना के पूरे प्रदेश के अंदर हैं, लेकिन जब हम कंपेयर करते हैं दूसरे प्रदेशों के हिसाब से, तो लेकिन हमारी स्थिति उसमें काफी अच्छी है और कोरोना के केसेस जो बहुत लिमिट में है, हमारे कंट्रोल के अंदर है। और जहां जहां पर भी इस प्रकार की कहीं स्थिति पैदा होती है, चाहे वो अभी दिल्ली सरकार के अंदर, दिल्ली के अंदर जिस प्रकार से कोरोना फूटा और उसका दुष्परिणाम हरियाणा को भी भुगतना पड़ा, उसके जो साथ के लगते एरिया थे उनको भी भुगतना पड़ा। तो मैं समझता हूं कि उसके ऊपर भी सरकार ने पूरी अपनी तवज्जो देते हुए सभी अधिकारियों ने, कर्मचारियों ने मिलकर के काम किया और उसके ऊपर भी कंट्रोल मैं समझता हूं कि हो गया है। और आने वाले इस समय के अंदर, क्योंकि आज इस कोरोना काल के अंदर चाहे वो
व्यापार था, व्यापारी था या फैक्ट्रियां थी, जो कारखानेदार थे, और सभी को इसके कारण बहुत बड़ा एक नुकसान झेलना पड़ा है, जो जिसका इफेक्ट हमारी आर्थिक स्थिति के ऊपर भी पड़ा है। जो आज हमारा बजट है वो भी बिगड़ा है। लेकिन मुझे लगता है कि जो आने वाला समय है उसके चैलेंज को स्वीकार करते हुए हरियाणा वासी, क्योंकि हरियाणा वासी मेहनत के लिए मशहूर हैं, अपनी साफगोई के लिए भी मशहूर हैं, और काम करने में भी, मेहनत से काम करने में भी बड़े मशहूर हैं। तो मैं समझता हूं अपनी मेहनत के बल पर एक अच्छे ईमानदारी के साथ काम करते हुए हम इस कोरोना के ऊपर अवश्य विजय प्राप्त करेंगे। अच्छा, हाल ही में हरियाणा में किसानों के नाम पर खूब राजनीति हो रही है। सरकार ये दावा कर रही है कि हमने सोशल डिस्टेंसिंग के तहत किसानों की जो फसल थी उसकी खरीद की, हम वक्त पर उनको पैसा भी दे रहे हैं इस मुश्किल की घड़ी में। लेकिन विपक्ष ये आरोप लगाता है कि सरकार के दावे झूठे हैं। इन तमाम बातों को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? विपक्ष क्या आपके लिहाज से सही भूमिका निभा रहा है? नहीं, देखिए, मैं समझता हूं आज सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, हम सबको इस कोरोना काल के अंदर राजनीति से ऊपर उठ करके हमें देश हित के अंदर, प्रदेश के हित के लिए काम करना चाहिए। जी। केवल आरोप के लिए नहीं लगाए जाएं। सरकार को सतर्क करने के लिए, अगर कहीं कोई कमियां नजर आती हैं उसको बताने के लिए, या सरकार को सचेत करने के लिए अगर अपोजिशन कोई बात आता है तो समझ आता है कि उसका संज्ञान सरकार को लेना चाहिए, क्योंकि अपोजिशन जो है उसका भी एक लोकतंत्र के अंदर बहुत बड़ा रोल है। वो सरकार, अगर लोकतंत्र के अंदर अपोजिशन ना हो तो मैं समझता हूं कि लोकतंत्र जो है वो कहीं ना कहीं डिक्टेटरशिप के अंदर बदल सकता है। तो ये अपोजिशन जो है, जो हमारे विपक्ष के जो लोग हैं वो सरकार को सचेत भी करते हैं। लेकिन मेरा इतना ही निवेदन है कि सरकार की कहीं कमी रहती है तो उसको बताना चाहिए, और लेकिन केवल मुद्दा खड़ा करने के लिए मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। ई कॉन्क्लेव का हिस्सा बनने के लिए ख्याल रखिए, जनता के हित में काम करते रहिए। सरकारों से हमारी यही अपील है, मुश्किल की घड़ी है और जनता सिर्फ और सिर्फ सरकार की ओर ही इस वक्त देख रही है, और सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि जनता की तमाम समस्याओं का समाधान जल्द से जल्द निकाले। रुकने बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार भी ई कॉन्क्लेव लगातार जारी।